हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। दक्ष आईआईटी एकेडमी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रिपब्लिक डे पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे जो कुछ कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बेसिक नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और देखेंगे रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे और ये काफ़ी मज़ेदार भी हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं। तो चलिए देखते हैं। तो रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया आज के दिन ही 1950 में यानी 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इम्प्लीमेंट पूरी तरह से किया गया था और 2022 में यानी आज के दिन आज हम लोग 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स को जो हिस्ट्री से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की जो इवोल्यूशन था हम लोगों का इंडिपेंडेंस का, जो ब्रिटिश के राज्य में चल रहा था, ये सबसे पहले 1857 में इस टर्म का यूज़ किया गया, इंडिपेंडेंस का यूज़ किया गया। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार यानी 1939 से 1945 जब दूसरे विश्व युद्ध हुए तो इस दौरान अमेरिका ने जापान के 2 सिटी में 1945 में पहला एटॉमिक बम का यूज किया, पहली बार एटॉमिक बम गिराया। पहला जो सिटी था वो था हिरोशिमा, जो 6 अगस्त 1945 में इसमें बम्बार्डिंग की गई। दूसरा सिटी जापान का ही जो सिटी था नागासाकी, जिसमें 9 अगस्त 1945 में बम्बार्डिंग की गई। ये 3 दिन के डिफरेंस में 2 बार 2 अलग अलग एटॉमिक बम का इस्तेमाल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान 1945 में ब्रिटिश काफ़ी इंगेज हो चुकी थी और अपने इलेक्शंस के दौरान भी उन्होंने काफ़ी इंगेजेशन स्टार्ट किया और इसके कारण क्या हुआ कि ब्रिटिश में दोबारा इलेक्शन कराना पड़ा और दोबारा इलेक्शन में ब्रिटिश में अभी भी 2 इलेक्शन पार्टीज़ है, एक कंजर्वेटिव पार्टी बोलते हैं, एक लेबर पार्टी है। तो वहाँ पर लेबर पार्टी 1945 में जीत हासिल किया और उसके जीत हासिल करने के दौरान कैलीमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर बने, पहली बार लेबर पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया में, जो इम्प्लीमेंट किए गए, जो ब्रिटेन इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं ने, ये देख पा रहे हैं आप क्लेमेंट एटली को, इन्हीं ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया को लेके एक यूनिटी का टर्म दिया और इंडिपेंडेंस के लिए कुछ कमिटी बनाए। तो कमिटी क्या था, जो कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, जो 1946 में डिजाइन किया गया। इस कमिटी या कैबिनेट मिशन में स्पेशली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 मेंबर को चुना और 3 मेंबर के दौरान कुछ रिकमेंडेशन जारी की गई और ये 3 मेंबर थे क्रिप, पैथिक जो कि चीफ भी थे यानी हेड भी थे, और एक थे अलेक्जेंडर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये 3 मेंबर ने कैबिनेट मिशन में यानी इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया और कुछ रिकमेंडेशन दिए। देखिए चलिए देखते हैं हम लोग रिकमेंडेशन क्या थे। तो स्पेशली रिकमेंडेशन आप देख पा रहे हैं कि मई 16, 1946 में ये रिकमेंडेशन को जारी किया गया, जो अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते थे, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, इस तरह के काफ़ी अलग अलग सेक्टर थे। यूनियन ऑफ इंडियन के बारे में यानी यूनियन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पहली बार इसमें डिस्कस किया गया और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए। मैंने कुछ ही पॉइंट्स को डिस्कस किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, कैबिनेट मिशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की गई। दूसरी बात कि 10 लाख मेंबर पर 1 सीट जो वोटिंग सिस्टम रखा गया। तीसरी बात, उस समय जो कैबिनेट मिशन ने कैटेगरी डिसाइड किया था वो केवल 3 कैटेगरी थे, पहला जनरल, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख, और ऐसे सिख जो केवल पंजाब से बिलोंग करते हैं इनको अलग कैटेगरी के रूप में दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट सिस्टम। इसी ने कैबिनेट मिशन के दौरान ही पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए सिस्टम बनाया गया था,
उसमें 389 सीट्स का टोटल प्रोविजन रखा। तो चलिए आज हम लोग आगे पॉइंट्स देखते हैं। आगे का पॉइंट है, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वोटिंग किया गया स्पेशली पार्लियामेंट्री सिस्टम को डिजाइन करने के लिए, ये सिस्टम को डिजाइन करने के लिए जो वोटिंग किया गया था वो जुलाई और अगस्त दोनों महीने किए गए 1946 में। आगे देखते हैं, कुछ रिकमेंडेशन ऐसे थे जो मुस्लिम लीग, उस समय माइनॉरिटीज पार्टी में या प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग भी आती थी और मेजोरिटी जो पार्टीज थे वो हिंदुज़म को फॉलो करते थे। तो इसमें जो मुस्लिम लीग के जो हेड थे अली जिन्ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो इनके द्वारा प्लान को यानी कैबिनेट मिशन के कुछ प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया और इन्होंने कुछ अपना इम्प्लीमेशन का पॉइंट्स भी दिया था। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। बाद में क्या हुआ, जब कैबिनेट मिशन ने इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया तो मुस्लिम लीग ने अपने डायरेक्ट एक्शन के थ्रू इनका इम्प्लीमेशन करवाना चाहा। जैसे डायरेक्ट एक्शन मतलब हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाइयाँ यहाँ से स्टार्ट कर दी गई थी। आगे देखते हैं हम लोग। इसी दौरान 1946 के दौरान वहाँ के जो गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडियन थे, जो ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल थे लुइस माउंटबेटन, इसके बारे में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लुइस माउंटबेटन है, तो इन्होंने ही एक आइडिया दिया कि सेपरेट कर दिया जाए पाकिस्तान और इंडिया को। इसमें कुछ और पॉइंट्स हाईलाइट मैंने किए हैं। इसमें कुछ और पॉइंट्स ये हैं कि 389 मेंबर जो टोटल रखे गए थे, जो कि सीट्स का इलेक्शन अलग अलग टर्म्स में डिवाइड किए गए थे, तो यहाँ पर सीट्स को भी डिवाइड कर दिया गया। पार्टीशन के बाद 299 सीट पार्टीशन में इंडिया को दी गई। बाकी कुछ जैसे 292 सीट जो थी वो गवर्नमेंट प्रोविंसेस के लिए थी, 4 ऐसे थी जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के लिए थी, 93 ऐसे थी जो प्रिंसली स्टेट्स के लिए थी। स्पेशली अगर हम बात करें जो डिवाइड किया गया था, इसको अगर सेपरेट किया गया इंडिया और पाकिस्तान अलग होने के बाद, तो बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं इंडिया में 299 सीट आई, पाकिस्तान के रीजन में यानी पाकिस्तान के प्रोविजनली स्टेट्स में 90 सीट्स को रखा गया। आगे देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। ये ड्राफ्ट किया गया था, ये पोजीशन को ड्राफ्ट किया गया था, ये सेक्टर को ड्राफ्ट किया गया यानी बनाया गया पूरी तरह से अलग अलग कमिटीज के द्वारा, और इसको इन्फोर्स किया गया यानी इनको इनलेक्ट किया गया और एक्टिव किया गया आज के दिन ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप कुछ पॉइंट देख पा रहे हैं। 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लेके, तो 11th सेशन 14 to 26 नवंबर को चला था और फर्स्ट सेशन 9 to 23 दिसंबर 1946 में चला था। ये 46 से स्टार्ट होके 49 तक गया था, इंडिपेंडेंस के बाद तक भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सेशन चला। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने दिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, चूंकि अलग अलग कमेटी बनाई गई थी तो अलग अलग कमेटी के जो मेंबर थे उसके बारे में यहाँ मैंने दिखाया है। तो आप देख पा रहे हैं अलग अलग कमेटी के जो मेंबर थे। तो बाकी आप इस फॉर्मेट को आप आराम से देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, एक ब्रीफ इसके बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन क्या थे। ब्रीफ ये है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के जो टेम्पोररी चेयरमैन बनाए गए थे, जो 1946 और 47 के बीच में बनाए गए थे, तो ये केवल डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो पहले ऐसे चेयरमैन थे और टेम्पोररी भी थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। आप देख पा रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की। चलिए आगे बात करते हैं। उस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो प्रेसिडेंट रहे, बाद में टेम्पोररी चेयरमैन को हटा करके बाद में प्रेसिडेंट का प्रस्ताव रखा गया और प्रेसिडेंट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आगे आए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ के प्रेसिडेंट बने। वाइस प्रेसिडेंट भी आप देख पा रहे हैं, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। चेयरमैन जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो अलग अलग कमिटीज थी उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके चीफ चेयरमैन जो थे वो BR अम्बेडकर थे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं।
चूँकि ये चीफ आर्किटेक्ट भी थे बोले जाते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोले जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है कि ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। 29 अगस्त 1947 में इन्होंने 7 मेंबर के साथ अपनी कमेटी का गठन किया, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। ये उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया भी कहलाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर देख पा रहे हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसके 3 राउंड हुए थे, और जो तीसरा राउंड चला था वो 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को थर्ड राउंड सेशन लिया गया था। ये इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था, लेकिन हम लोग अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन ही कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बना ही रहे थे। तो इस दौरान थर्ड राउंड जब किया गया 26 नवंबर को 49 में, उसके बाद 24 जनवरी को यानी 1900 इसके एक महीने के बाद 24 जनवरी को एक बार लास्ट मीटिंग की गई। आप देख पा रहे हैं लास्ट मीटिंग में 284 मेंबर प्रेजेंट भी थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उसमें अपना सिग्नेचर भी किया। इसके जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी दौरान नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग्स को प्रूवन किया गया, एक्सपेक्ट किया गया कि ये हमारा नेशनल एंथम होगा और ये हमारा नेशनल सॉन्ग होगा। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट हुआ था। ये 24 जनवरी 1950 को ही किया गया। आगे देखते हैं कि जब आप देख पा रहे थे, शायद मैं आपको फिर से दिखाता हूं कि 26 नवंबर 1949 को जो लास्ट राउंड दिया गया था, इसी का इम्प्लीमेशन 26 जनवरी 1950 को किया गया, जो इसके 2 दिन के बाद इम्प्लीमेंट किया गया। और इसी दिन को हम लोग रिपब्लिक डे भी कहते हैं। इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी इंडियन पार्टिकुलर थीम में ड्राफ्ट किया गया है। और एक पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा है कि टोटल टाइम जो लिया गया ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज लिया गया था। तो और कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। आप भी देखेंगे तो इसके बारे में आप शायद जानते नहीं होंगे, या जानते होंगे तो आप डिस्कस नहीं कर रहे होंगे किसी से। तो देखते हैं नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग्स के बारे में ये पॉइंट्स है। नेशनल एंथम जिसको जन गण मन भी कहा जाता है, नेशनल सॉन्ग जिसको वंदे मातरम भी कहा जाता है। इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे। आगे देखते हैं कि जो कंपोज किया गया था नेशनल एंथम, वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था 1911 में, 11 में ही किया गया था। अब देख पा रहे हैं 1911 में ही जन गण मन को बना दिया गया था, लेकिन इम्प्लीमेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है वो 24 जनवरी को किया गया है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और नेशनल सॉन्ग जो हमारा वंदे मातरम सॉन्ग है, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी यानी BC चटर्जी के द्वारा बनाया गया था। 1870 में ही इसे बना दिया गया था, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ इसको इम्प्लीमेंट इस दिन किया गया। आगे देखते हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा मुझे, और मुझे लगा कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए, बताना भी चाहिए इसके बारे में। तो टाइम टेकन टू सिंग अ नेशनल एंथम एक पार्टिकुलर थीम कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान रखा गया, जिसमें बताया गया कि अगर आप नेशनल एंथम गाते हैं तो लगभग 52 सेकेंड लगते हैं इसे गाने में, और अगर आप नेशनल सॉन्ग गाते हैं तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 66 सेकेंड लगते हैं आपको इसको पूरा गाने में। इमरजेंसी के दौरान अगर इंडिया में किसी तरह की इमरजेंसी आ जाती है और इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या किसी भी तरह के फोर्स हमारे पास आते हैं, और उस दौरान इमरजेंसी के दौरान अगर आप नेशनल एंथम को डिस्कस या गाते हैं या सिंग करते हैं, तो वो केवल 20 सेकेंड लगता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, और उम्मीद है कि आपको इस तरह के फैक्ट्स जानकर अच्छे लगे होंगे। तो और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और फिर से रिपब्लिक डे की बहुत सारी बधाइयाँ आप लोगों को। उम्मीद है कि ये रिपब्लिक डे में आप कुछ आज नया सीखे होंगे, अच्छा सीखे होंगे, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, थैंक यू।